अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। क्लास 10th आज आप मैट्रिसेस की 12 टाइप समझेंगे और एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को यूट्यूब पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आप यूट्यूब पर @SFB300 टाइप करें तो आपको अपना चैनल नज़र आएगा, जिसको आप फॉलो करके अपने सिलेबस की कंप्लीट वीडियो जो है वो आप दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्लास में होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं और जो टेस्ट्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम मैट्रिसेस की टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। आपको जो सबसे पहले मैट्रिक्स नज़र आ रही है वो रो मैट्रिक्स है। नाम से जाहिर है ये वो वाली मैट्रिसेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। ठीक है, आप इसकी जो डेफिनेशन है उसमें भी आप क्लियरली दे सकते हैं, ओनली वन रो। ठीक है, कॉलम एक दो तीन जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन शर्त ये है कि रो एक होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, यानी कि ये जो सीधी पेज पे जो लाइन है, लाइन की तरह स्ट्रेट लाइन में जो एंट्रीज होती हैं वो रो कहलाती है। उर्दू में हम कतार भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए है इसमें एक रो है और देखे तीन कॉलम है, 1 2 3। तो कॉलम दो हो तीन हो एक हो डजेंट मैटर, अगर कतार एक है रो एक है तब हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है जी, तो बी भी ये देखें एक ही रो है, सी में भी एक ही रो है। तो ये तमाम जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये रो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है वो कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि बिल्कुल रो मैट्रिक्स के अपोजिट है। जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो का होना जरूरी है, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम का होना जरूरी है। ठीक है, रोज चाहे जितनी मर्जी हो जाए। यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि कंडीशन है, शर्त ये है। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको एक कॉलम नजर आ रहा है, इसमें रोज देखें कितनी हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो रोज पे ये कॉलम मैट्रिक्स डिपेंड नहीं करती, कॉलम पे डिपेंड करती। नाम से ही आपको ना याद रह जाएगा। अब बी में आप खुद बताएं कितनी इसके अंदर रोज हैं, दो रोज है ना जी, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है। और सी के अंदर कॉलम एक है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि इस तरह की एंट्री आपको रो मैट्रिक्स में भी नजर आई थी, ये जो पिछली वाली ये देखें सी में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, जो कंडीशन डेफिनेशन में बताई है, जैसा कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, तो बाकी चीजें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की जो टाइप है वो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ये भी देखें नाम से जाहिर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री जीरो हो। ठीक है, आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, चाहे ऑर्डर कोई भी है, पहले वाले का ऑर्डर 1 बाय 1 है, दूसरे का 2 बाय 2 है, तीसरे का 2 बाय 3 ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको आगे ऑर्डर नजर भी आ रहे हैं। तो अगर ऑर्डर का आपको इल्म नहीं है तो दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ कि जितनी रोज हों वो ऑर्डर में पहले हम मेंशन करते हैं और जितने कॉलम हों उसको बाद में। ठीक है, जैसे पहली वाली एग्जांपल में देखें एक रो एक कॉलम तो 1 बाय 1। तो ये पिछली वाली जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.1, वहां से आप डिटेल से ये बात देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज लाजमन बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो जो हमारे सामने एग्जांपल ए है इसके अंदर देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो अगर इसके कॉलम तीन होंगे ना तब हम इसे कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये देखें वर्टिकल एंट्रीज जो होती हैं, खड़ी वाली एंट्रीज है ना ऊपर से नीचे की तरफ, वो कॉलम होते हैं। तो ये तीन इसके अंदर कॉलम है, तीन रोज तीन कॉलम, मीन टू से कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई हुई है, वो आपको जरा समझना जरूरी है। और याद रखिएगा ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, और वो बात है डायगोनल के हवाले से, कि ये जो डायगोनल है या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है ना,
ये तीन नाम इसके आपने ज़हन में रखने हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आपने समझ लेना है कि ये कोई भी मैट्रिक्स होती है ना जी, उसका जो लेफ्ट अपर कॉर्नर होता है वहां से राइट की तरफ जो लोअर कॉर्नर है, इनको मिलाने वाली जो लाइन के दरमियान में जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सब डायगोनल होती हैं। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ। लेफ्ट अपर साइड जो है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसको ज़हन नशीन कीजिएगा, ये बार बार आगे भी बात आएगी, इसको समझे बगैर आगे वाली मैट्रिसेस आपको समझ नहीं आएंगी। जो पहली वाली एंट्री है, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट वाली एंट्री, सिंपल जो सादा लफ्जों में, सबसे पहले वाली एंट्री और सबसे लास्ट वाली एंट्री, उसको आप जरा अगर जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया और उनको अगर आप मिला लेंगे इस तरह से, तो इस लाइन पे जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। ठीक है। जब भी मैं सिर्फ डायगोनल बोलूं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलूं, मेन डायगोनल बोलूं या लीडिंग डायगोनल बोलूं, तो इसका मतलब आपने यही वाला लेना है जो मैंने आपको बताया है। होपफुली बात ज़हन नशीन हुई होगी, इंशाल्लाह ये आपको काम भी देगी आगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बराबर होना जरूरी है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बराबर होना जरूरी नहीं है। ये आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल हो जाएंगी तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अगर इक्वल नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मैट्रिक्स ए देखें, इसके अंदर रो एक है और कॉलम कितने? दो। तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल में दो रोज हैं, एक कॉलम है, तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और सी में दो रोज हैं और तीन कॉलम है, तो इसमें भी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाली जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है अभी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसका हम तिया पांचा करने वाले हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अभी मैंने आपको डायगोनल की बात की थी, अब वो बार बार डायगोनल की बात आएगी। डायगोनल मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री को हाईलाइट करके उसको दरमियान में आप लाइन खींचेंगे ना, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो वो तमाम की तमाम जो एंट्रीज होती हैं वो डायगोनल कहलाती हैं। और इस डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल होती हैं, नॉन डायगोनल। ठीक है, तो ये जेहन में रखिएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स सादा लफ्जों में वो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डायगोनल में एंट्रीज मिलेंगी। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होगी ना वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, तब ही वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना जी, ये याद रखिएगा आप। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ आपको एग्जांपल में नज़र नहीं आ रही होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, जिसके रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, अभी सीखा हमने 1 - 2 3 5। ठीक है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर तो है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो एंट्रीज हैं ये जीरो नहीं है, ठीक है ना जी, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे एक और बात क्लियर होगी आपको। यहाँ पर मैं जीरो लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फोर लिखता हूँ, और ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब इसके जो डायगोनल है, पहली एंट्री और लास्ट एंट्री, उसको अगर आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें एक जीरो आ गया, तो कोई बात नहीं। इसमें कम से कम जो एक शर्त है ना, वो यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी होगी कि एट लीस्ट, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। कम से कम एक एंट्री ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। ठीक है। नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तो जीरो होनी ही होनी चाहिए ना। ये देखें, ये जीरो, ये जीरो जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज लाजमन जीरो होंगी। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपने ये बात याद रखनी है कि नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं, जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज वो जीरो हो जाएंगी, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम
एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो कि नॉन जीरो हो। तो होपफुली बात ये आप तक पहुंची होगी। जो नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की बार बार बात हो चुकी है कि जिसकी नॉन जीरो, जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। तो देखिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे सारी देखें जीरो हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब फर्क पता क्या है? फर्क ये है कि इसकी जो डायगोनल एंट्री है ना जी, वो सारी की सारी याद देखें सेम है। सारी की सारी सेम है। और इसमें कोई भी डायगोनल में एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो स्केलर मैट्रिक्स की बात हम अगर करें तो उसको डिफाइन भी जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज द कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज, इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम, जिसमें मेन डायगोनल की एंट्री सारी सेम होगी और उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सारी नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब वन आ जाए, टू आ जाए, एट आ जाए, नाइन आ जाए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना जी, डायगोनल में तमाम वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स अभी भी हमने समझा। देखें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप बच्चों थ्योरी जो है स्टूडेंट्स आप स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पार्ट है या जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो बड़ा वीक रहता है। ठीक है। तो मैथ ऐसी चीज है, आप जितना मर्जी से देख लें, किसी से समझ लें, जब तक आप इसे खुद से करेंगे नहीं ना, ठीक है, मैथ बाय प्रैक्टिस है। तो जितना खुद से करेंगे समझेंगे, उतना ही आप फ्लरिश करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स है। और अभी आपको बताया कि स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सेम होती हैं। अब फर्क ये है कि वो सेम तो है, लेकिन वो कंडीशन ये है कि वो तमाम की तमाम जो सेम एंट्रीज हैं वो वन होनी चाहिए। अगर सेम एंट्री वन है तो वो स्केलर तो होगी ही, लेकिन वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये ऑर्डर वन बाय वन की यूनिट मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर टू बाय टू की यूनिट मैट्रिक्स है, और ये ऑर्डर थ्री बाय थ्री की। थ्री बाय थ्री मतलब तीन रोज हैं और इसके अंदर तीन ही कॉलम है। अच्छा, ये बड़ी आगे इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने बार बार बात भी आपसे की है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो डायगोनल मैट्रिसेस। जो स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों डायगोनल तो हैं, लाजमन डायगोनल होंगी। देखे ना कि डायगोनल में ये एंट्री सेम है और स्केलर में भी डायगोनल में एंट्री सेम होती है। लेकिन ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, जो तमाम डायगोनल मैट्रिसेस हैं जरूरी नहीं कि वो स्केलर भी हों। ठीक है ना। मसलन अगर मैं ये कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जीरो, वन, और यहाँ पे लिखता हूँ माइनस थ्री, और बाकी एंट्रीज मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये स्केलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर होना या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाजमन डायगोनल होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जिसको सादा लफ्जों में अगर हम बयान करें तो इसका मतलब ये है कि हमने दी गई मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना देना है, या दूसरे लफ्जों में कॉलम को रोज बना देना है। अ मैट्रिक्स obtained फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, यानी रोज को कॉलम बना देना है, कॉलम को रोज बना देना है। इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इज ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए की पावर टी। ठीक, ए पावर टी की शक्ल में हम उसको मेंशन कर देंगे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये देखें
और मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने लगूं, इसी तरह से आपने इसको जहन में रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने बस ना रोज को कॉलम में बदलना है। आप एक वक्त में एक चीज को जहन में रखेंगे, या तो आप ये जहन में रख लें कि कॉलम को मैंने मैट्रिक कॉलम को रोज में बदलना है, या आप ये ध्यान में रखें कि रोज को कॉलम में बदलना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज वाली बात को याद रखें, तो इससे आप आसानी से ट्रांसपोज ले सकेंगे। अगर दोनों बातों को अगर एक ही टाइम पे आप जज करने की कोशिश करेंगे ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वाली जो पहली रो है पहले वाली जो रो है 1 2 4, ये देखें, ट्रांसपोज में उसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। जो दूसरे वाली रो है उसको क्या कर दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है। और ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप ये चाहते ही हैं कि मैंने कॉलम्स को रोज में बदलना है, तो ठीक है। ये देखें, ये पहला कॉलम था, ट्रांसपोज में पहली रो बन गई। मैट्रिक्स में ये दूसरा कॉलम था, ट्रांसपोज में दूसरी रो बन गई। 4 और 5 तीसरा कॉलम था, ट्रांसपोज में रो बन गई। तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो चीज़ आपको आसानी से लगे, लेकिन मैं आपको रोज ही से लेके चलूंगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स 1 3 -5 0 2 3, ये वाली कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, और उसके बाद हम ये जो पहले वाली रो है, ये वाली, इसको हम कॉलम बना देंगे। 1 3 -5 है, 1 3 -5। अब हम दूसरी रो को पकड़ेंगे और उसको कॉलम में खड़ा कर देंगे, 0 2 3। तो इस तरह से आप दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। हमारी 10th जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लें तो वो बजाते खुद बन जाए। ठीक है, आप इसको इसी तरह से समझें कि जिस तरह हमारे कोई वो ढीठ से लोग नहीं होते, है ना, जिस पे कोई असर ही नहीं होता, जो मर्जी उसको कह लें, ट्रांसपोज मतलब कि कोई बंदा उसको कह रहा है तो वो वहीं का वहीं है ना। तो जिंदगी में सम टाइम जो है ना वो बात मान लेनी चाहिए। बात मान लें तो शायद वो हमारा जो रास्ता है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, चलें, वो चलते चलते बस ये बस ऐसे ज़हन में बात आ गई। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दी गई मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे, अगर वही मैट्रिक्स रहे, तो समझ लें कि ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये देखें, पहली रो 2 और 3 है, तो ट्रांसपोज लिया तो कॉलम 2 3 बन गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया, 3 4 को पकड़ा और ट्रांसपोज में लेके जाके कॉलम बनाया। लेकिन आप दोनों में गौर करें, क्या वैल्यूज चेंज हुई हैं? 2 का 2 रहा, 3 का 3 रहा, 3 का 3 रहा, 4 का 4 रहा। इसका मतलब ये है कि जो ए ट्रांसपोज है ये ए के ही बराबर है, वही चीज आ गई है। तो ऐसी मैट्रिक्स आपने याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। हमारी जो सेकंड लास्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आप अगर ट्रांसपोज लेंगे ना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद, तो वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, या अगर पॉजिटिव है तो माइनस, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मिसाल से समझते हैं, इजीली समझ आ जाएगी। मसलन आपके पास गिवन मैट्रिक्स बी है, इसकी वैल्यू 0 -5 और 5 और 0 है। आपने पहली रो को पकड़ा, ट्रांसपोज में गए, ये 0 और -5 आ गया, कॉलम बन गया। दूसरी रो 5 0 को पकड़ा और इसको आपने ट्रांसपोज में जाके दूसरा कॉलम बना दिया 5 0। उसके बाद अगर आप इसको कंपेयर करें, पहली वैल्यू बराबर है, दूसरी वैल्यू बराबर है, साइन उसका, वैल्यू मीन टू से एक नंबर बराबर है, साइन उसका अपोजिट है। 5 है यहाँ, -5 है यहाँ, 0 है 0। तो जीरो का आपको बेहतर पता है कि जीरो के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो की वैल्यू जीरो के साथ आप इक्वल रख सकते हैं, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है ना जी। तो इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, मिसाल के तौर पे यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू जीरो, -5, 5 एंड 0। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, पहली रो जो है, ठीक है ना जी, ये वाली जो पहली रो है इसको हम कॉलम में लेके जाएंगे, 0 - 5। फिर दूसरी रो को कॉलम बना देंगे, दूसरा कॉलम, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं, मतलब अंदर वाली जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर दूं, जीरो तो खैर जीरो ही रहेगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, क्यों? इसलिए कि बाहर माइनस कॉमन लिया है। -5 है तो +5 आ जाएगा, अंदर के सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस है, ये माइनस तो वैसे ही रहेगा ना जी। तो जो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप इसको गौर से देखो तो क्या ये बी नहीं है एग्जैक्टली exactly? तो यहां पर हम माइनस के आगे ये जो मैट्रिक्स की जगह पे बी लिख सकते हैं ना, यानी कि मैट्रिक्स तो हमें वही मिल गई, लेकिन उसके साथ साइन चेंज हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। लास्ट वाली मैट्रिक्स हमारे पास जो एक्सप्लेन करने वाली रह गई है, वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी दी गई मैट्रिक्स का। मसलन मिसाल से समझ जल्दी आ जाती है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 3 n - 6। क्या आप वैसे मुझे आप बता सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स? डेफिनेटली रो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंटिटीज हैं और कॉलम इसके दो हैं। बहरहाल, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, -1 से दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो इधर माइनस ए आ जाएगा, और अंदर आपने हर एंट्री के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है। देखें, +3 था ऊपर, नीचे आ गया -3। दूसरी एंट्री में -6 था, नीचे आ गया +6। ठीक है। तो नेगेटिव से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिक सी बात है, मेरा ख्याल है कि आप सबके नॉलेज में ये पहले ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स थी, ये 12 टाइप्स हो गई हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 3.2 है, इसका पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। नीचे वाली दी गई मैट्रिसेस में हमने ये बताना है यूनिट वाली कौन सी है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, नल मैट्रिसेस कौन सी है। अभी आपने अगर पीछे थ्योरी पूरी देखी है तो आप फटाफट इसको देख लेंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपको बात क्लियर होती चली जाए, ठीक है। तो हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो ए है। तो ये बेसिकली रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है? रो मैट्रिक्स इसलिए है कि इसके अंदर सिर्फ एक रो है। अगर एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स जो है ये हमारी नल मैट्रिक्स है, जो कि पूछा भी गया कि बताना है कि भाई ये नल मैट्रिक्स इसमें से कौन से वाली है। नल मैट्रिक्स की निशानी ये है कि तमाम एंट्री जीरो होती हैं। तो गौर करें, इसके अंदर एंट्री ये एक है, तो ये जीरो है। उसके बाद हमारी जो सी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम है और 1 है। तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद डी मैट्रिक्स बता सकते हैं वैसे आप कि कौन सी मैट्रिक्स है? यहाँ पे अभी पहले भी इसका तज़किरा हुआ है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स। उसके बाद ई जो है, इसके अंदर देखें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने वाली है। तो ये आपको नंबर अच्छे वाली दे सकती है एमसीक्यूज वाले पोर्शन में। और एफ जो पार्ट है ये भी सिमिलर है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए हम इसे भी कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आइडेंटिफाई
टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस, इसमें फिर हमने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस की टाइप को, कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, स्क्वायर कौन सी है, रेक्टेंगुलर कौन सी है। रो और कॉलम की तो बड़ी बात होगी है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को जाके थोड़ा सा हम टच करेंगे ज्यादा। तो बाकियों को हम फटाफट मुकम्मल करते हैं। ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। बी मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, बता सकते हैं आप? डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि इसके अंदर रोज और कॉलम बराबर हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद जो सी मैट्रिक्स है, क्योंकि सी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं है, दो रोज हैं और इसके अंदर तीन कॉलम है। तो ऐसी रो जिसके अंदर रोज और कॉलम बराबर ना हो उसको रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे रह गए हैं ई एफ जी एच, वो उसको भी जल्दी से हम रगड़ा देते हैं। ई जो है ये भी रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी बात की आपसे कि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एफ जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगी। और जो जी वाली मैट्रिक्स है, ये आप बता सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स है? इसके अंदर रोज और कॉलम्स बराबर हैं, तीन रोज हैं, तीन कॉलम है, 3 बाय 3 का ऑर्डर है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ये निशानी होती है कि रोज और कॉलम बराबर होते हैं। और कॉलम और रोज बराबर ना हो, जैसा कि एच में नजर आ रहा है, एच वाले में, कि इसके अंदर तीन रोज हैं, दो कॉलम है, तो ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेंशन कर दें, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ले जी, इसका भी हमने सफाया कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई ही करना है। इसमें तकरीबन 5 पार्ट्स हैं और इसको भी जरा कर लेते हैं कि डायगोनल बतानी है, स्केलर बतानी है और यूनिट बतानी है। तो मैं जल्दी से ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ साथ रीजन भी बताता जाता हूँ। ए मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं और वो सब बराबर हैं और सब की सब 1 है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स है। ये हाइलाइटर भी ना बस अपनी मर्जी करता है। यूनिट मैट्रिक्स। और जो बी है इसके अंदर देखें एंट्रीज तो बराबर हैं डायगोनल वाली, लेकिन 1 नहीं है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल सिर्फ एंट्रीज होती हैं और नॉन डायगोनल जीरो होती हैं, और डायगोनल एंट्री सारी की सारी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और कोई भी वैल्यू जो है ना डायगोनल में जीरो नहीं होती। सी जो मैट्रिक्स है इसकी बात कर लेते हैं। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल में एंट्री बैठी हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो है, ठीक है। तो कम से कम अगर डायगोनल में एक एंट्री जो है वो अगर नॉन जीरो हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो वो डायगोनल कहलाने की हकदार हो जाती है। तो डी जो है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है? ये भी डायगोनल है क्योंकि सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज हैं और वो बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाती तो फिर हम स्केलर बोलते हैं, और अगर वो बराबर होती और 1 भी होती तो फिर यूनिट मैट्रिक्स। और ई जो है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो अब मेरे ख्याल में बार बार ये बात हुई है, तो अब इतनी भी रेपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दी गई मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो मैं दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देता हूँ, दो का आप करेंगे। तो हमारा मकसद तो ये है ना कि आपको इनेबल करना है कि आप खुद से चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। आपके हाथ से खुद चीज़ें निकलेंगी तो इसका फायदा होगा। यहाँ पे बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3, 7 और 6 है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम में बदल देते हैं। तो यहाँ पर तो है ही कॉलम एक, मतलब इंटरचेंज करना है ना, रोज को कॉलम में बदलना है या कॉलम को रोज में बदल दें। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम ही एक है, तो इसलिए हम इस कॉलम को रो में बदल देते हैं। 3, 7,
6। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम डी का भी ट्रांसपोज लेके देखते हैं। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 5 3 6 4 7। डी के ऊपर ट्रांसपोज की जो सिंबल है वो लिख देते हैं। आप इसको जरा सॉल्व करते हैं। आप ये देखें कि जो हमारे पास पहले वाला पहले वाला रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। 2 और 5 है, रो में था, अब कॉलम में बदल देते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरी रो हमारे पास है 3 और 6, रो को कॉलम में बदल देते हैं। बारी बारी पकड़ते जाना, ऊपर से शुरू करने हैं। आप तीसरी रो को पकड़ते हैं, 4 और 7 को पकड़ के इसको खड़ा कर देते हैं। 4 और 7। तो इस तरह से हम दी गई मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिंपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस थ्योरी में भी पढ़ा हमने। सिर्फ -1 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी ना दी गई मैट्रिक्स की। तो इसको भी जरा जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, -3 0 5 6। तो माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 0, अब ये पता नहीं माइनस आपको नजर आ रहा कि नहीं, 5 6। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास जो आंसर आएगा, इस नेगेटिव को आपने पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जीरो पे तो कोई असर नहीं होगा, बाकियों के जो साइन है वो क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -3 +3 हो जाएगा, जीरो का जीरो ही रहेगा। 5 -5 बन जाएगा, और जो 6 है वो -6 बन जाएगा। इसके बाद बी मैट्रिक्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स -3 3 -2 है। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। -3 3 -2 2। ठीक है। तो जब नेगेटिव अंदर जाके टकराएगा सबके साथ, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 -3 2 -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी वाले का। इसके बाद हमारे पास सी वाली वैल्यू रह गई है। तो सी का भी हम नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू -9 1 1 -7। तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। -9 1 1 -7। तो जैसे ही नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे टकराना है आपने, किसी को नहीं छोड़ना, सबके साइन चेंज कर देने हैं। जीरो को तो जीरो ही रहेगा, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। -9 +9 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, और -7 क्या बन जाएगा, +7। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दो पार्ट्स हैं। दी गई मैट्रिक्स का आपने डबल ट्रांसपोज लेना है जी। पहले एक ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और उसके बाद वो वेरीफाई करना है कि वो मैट्रिक्स जो है वो ए आई। ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2 3 4 5। पहला ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज क्या बन जाएंगी, कॉलम। पहली रो 2 3 है, कॉलम में खड़ा कर दें 2 और 3। दूसरी रो 4 5 है, दूसरे कॉलम में खड़ा करते हैं 4 और 5। तो इस तरह से ये हमारा एक आ गया ना जी ट्रांसपोज। अब कहते हैं जी इसका भी ट्रांसपोज आगे फिर लें, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे डबल ट्रांसपोज लिया है। तो यहाँ पे पहली जो रो है 2 और 4 है, इसको कॉलम में खड़ा कर दें। 2 और 4, 3 5 को पकड़ें, कॉलम में खड़ा कर दें। तो यहाँ पर ये जो 2 3 4 5 जरा गौर करें, तो क्या ये वैल्यू जो है ये गिवन वैल्यू ए के बराबर नहीं है। 2 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर है, बराबर है ना जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो, फिर ये जो हाइलाइटर है ना, ये एडजस्टमेंट करना भी ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है समटाइम। तो यहाँ पर इसको हम ए के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये गिवन मैट्रिक्स ही है। तो ये देखें कितने आराम से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के हमने इक्वल जो है वो प्रूव कर दिया।
तो इसी तरह से हम बी का बी ट्रांसपोज इसी तरह से बिल्कुल लेंगे। बी की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं, 7 और 6, 5 और 8, और उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले वाला। पहला ट्रांसपोज लेंगे उसी तरह से, पहली रो 7 6 है, इसको कॉलम में खड़ा कर दें। दूसरी रो 5 और 8 है, इसको दूसरे कॉलम में खड़ा कर दें। इसके बाद फिर इसका डबल ट्रांसपोज लें, क्योंकि उसने खुद कहा है कि इसका डबल ट्रांसपोज आपने लेना है, तो ले लेते हैं। पहली रो जो है 7 5 है, 7 5 को कॉलम में खड़ा कर दें। दूसरी रो 6 8 है, इसको भी कॉलम में खड़ा करते हैं। तो इसको भी जरा गौर इसका मुताला करते हैं। तो जरा ये देखें, ये 7 6 के बराबर, 5 8 के बराबर, गोया जो आपने डबल ट्रांसपोज का आंसर लिया है वो बी के बराबर है। तो आपने फिर इस वैल्यू को भी किसके बराबर रख लेना है, बी के बराबर रख लेना है। ठीक है जी। तो ये आपका प्रूफ मुकम्मल हो गया कि डबल ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू दोबारा आ जाती है जहां से आप शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, शो दैट मैट्रिक्स एल जो आपके सामने नजर आ रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो थ्योरी में आपको याद होगा, अभी हमने बात की थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लें तो वही बन जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जरा देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं। तो पहले तो गिवन मैट्रिक्स लिखे ना, कि गिवन मैट्रिक्स कौन सी है। 2 3 4, 3 - 2 5, 4 5 0। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज की बार बार बात हुई है, ये आगे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी आपको काम देंगी, तो ये ज़रा इसको ज़हन नशीन कीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपने ये यूनिट स्टार्ट किया है तो आप शुरू से स्टार्ट लेना, 3.1 से, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों, तो आगे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अच्छे से कर सकें। अच्छा जी, ट्रांसपोज की बात हो रही थी, तो पहली रो को खड़ा कर दें पहली कॉलम के अंदर। 2 3 4 है, तो 2 3 4 पहला कॉलम आ गया। दूसरी रो 3 - 2 5 है, दूसरे कॉलम में खड़ा करते हैं, 3 - 2 5। तीसरी रो आपके पास है 4 5 0, इसको तीसरे कॉलम में खड़ा करते हैं, 4 5 0। तो इस तरह से ये जो आपका फाइनल आंसर आ गया है। होपफुली आज की एक्सरसाइज आप तक पहुंची होगी और आप कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह इसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें, ताकि आप रेगुलरली अपनी इस सिलेबस को ऑन टाइम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।